अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन तलरेजा। आज हम बात करेंगे लाज़ियो डिस्को स्कॉलरशिप के बारे में, जिसकी कॉल कल ही रिलीज़ हुई है 30 मई को, लेकिन अभी वो इटालियन में है। लेकिन मैं आज की हाइलाइट्स इसमें मेंशन करूँगा, इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या-क्या इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने ध्यान में रखी हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना अमाउंट मिलेगा, किसको मिलेगा और बाकी सारी डिटेल्स। तो वीडियो एंड तक देखिए और इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लाज़ियो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या रीजन को कवर करती है और इसमें कितना अमाउंट मिलता हो। तो आइए शुरू करते हैं। लाज़ियो डिस्को एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है जो इटली में बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी या किसी भी रिसर्चर वगैरह जो भी स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट वो होते हैं, उनकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, उनको मिलती है। और उसमें हमें स्कॉलरशिप मिलती है, अकोमोडेशन प्लस जैसे हॉस्टल हो गई और ग्रेजुएशन अवार्ड भी मिलता है। जो लोग ग्रेजुएट हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक अवार्ड मिलता है 50% ऑफ द टोटल स्कॉलरशिप। इंटरनेशनल मोबिलिटी जैसे हो गई, आप बाहर कंट्री से आते हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट उनको ही मिलती है जो बाहर से आते हैं। खैर ये इटालियंस के लिए भी होती है, लेकिन उनकी क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही बात करेंगे। इसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी भी मिलती है और कैटरिंग वगैरह, मेंसा जैसे मेस वगैरह हो गई, तो उन सब लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। और कौन-कौन से रीजन्स उसमें आते हैं, उसमें रोम आता है, इस रीजन में लाज़ियो में कैसिनो आता है और विक्टोरिया। इनमें जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी लाज़ियो कवर करता है। जैसे रोम में रोमा त्रे हो गई, ला सपिएंज़ा यूनिवर्सिटी हो गई, तोरे वर्गाता हो गई, कैसिनो में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अकेडमीज़ हैं। वितर्बो भी एक जो है एरिया है, वो भी लाज़ियो रीजन का है, तो उसमें भी ये सारी लाज़ियो की ऑफिसेज़ भी हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ उनको भी कवर करती हैं जो इन सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड हैं। तो अब देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हम इस जो है वीडियो में डिटेल्स की हाइलाइट्स करेंगे, पूरी कॉल नहीं पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें कॉल के साथ-साथ किस तरह उसको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल बताऊँगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे फ़िलहाल कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एफआरसी चाहिए, कंपोज़िशन ऑफ फैमिली यूनिट ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ होगी ईच मेंबर की, ठीक है? और पेरेंट्स वगैरह सारे उसमें प्रेज़ेंट होंगे। जो आपका पासपोर्ट वगैरह पे नाम है फादर का वही होगा, या आपके मतलब एफआरसी जिसको बोलते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होता है, वो आप अपने नेशनल जो डेटाबेस होता है नादरा जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, या उससे ही निकलता है। फैमिली ट्री भी इसको बोला जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स होती हैं, आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं और क्या-क्या करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ विद पिक्चर होती है अमूमन। सेकंड जो डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर्ड है, ग्रॉस इनकम रिसीव्ड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। हालांकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो जिस कंट्री में आपकी इनकम है फैमिली की, इटली नहीं किसी और कंट्री में, तो उसकी इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए पूरी फैमिली की, कि आपकी पूरी फैमिली की टोटल साल की 2021 में कितनी इनकम थी, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं सबकी मिला के उसकी टोटल बनानी है आपने। 2021 में जो थी, अभी चल रहा है 2023, तो 2 साल पहले की, मतलब 2022 नहीं 2021 की जो भी इनकम थी, वो आपने एक फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है। पाकिस्तान में है तो एफबीआर ऑफिस से वो होता है, फिर वो मुफा से अटैच्ड होता है, ठीक है? बाकी जो आप जिस कंट्री में हैं तो उस हिसाब से आप देख लें। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी 31st ऑफ दिसंबर 2021 सेम ईयर में, जिस ईयर में आपकी इनकम दिखानी है, उसी ईयर में अगर आपकी फैमिली के पास कोई ऐसा मूवेबल एसेट है, गाड़ी हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टी प्लॉट हो गया, कुछ भी हो गया 2021 की डेट में, तो वो भी आपको इनकम स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसमें दिखाना है। या तो आप उसमें दिखा सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं था तो एक नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनता है, वो आप एफबीआर का सर्टिफिकेट जब इनकम बनाएंगे उसमें भी लिखा सकते हैं कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। या तो फिर एक उसका अलग से सर्टिफिकेट बनता है जिसको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आप निकलवा के मुफा से अटेस्ट करवाएंगे, तो वो उसकी डेट भी 21 होनी चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हो गए। डेट्स आपने ध्यान में रखनी है, और जो एफआरसी होगी वो इसी साल की होगी, 2023 की। तो ये डेट्स
को आपने नज़र में रखते हुए सर्टिफ़िकेट बनाने हैं। और इसके अलावा जब आप बनाएँगे कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो रेंट तो आपने दिखानी ही होगी लाज़मी, जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो उस घर की रेंट कितनी है यूरोज़ में या अपनी कंट्री में जो भी आपकी करेंसी है उसमें। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाना है कि भाई हमारे पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा घर रेंट पे है, तो उसका ये रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपके नाम पे, आपके फ़ादर के नाम पे, किसी भी नाम पे हो सकता है, जो आपकी एफआरसी में दर्ज होगा बंदा। तो भाई, अम्मी, अब्बू कोई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो एफआरसी में होना लाज़मी है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये आपने बना के लाने हैं अपने कंट्री से, और इनकी एक डेट है, उस डेट से पहले-पहले यहाँ पे आपको आके ईज़ी यूपी बनवाना है। आगे चलते हैं, हाँ। अब ईज़ी यूपी क्या होता है, जब आप बाहर से ये सारे बाहर से मतलब किसी और कंट्री से आते हैं इटली में, और आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी एफआरसी हो गई, आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट हो गया फैमिली का 2021 का, आपके पास फैम जो है बिल्डिंग वगैरह जो भी नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है और रेंट का, ये सारी चीज़ें आप लेके जाके काफ ऑफिस होती है इधर, जो एफ़िलिएटेड हैं लाज़ियो से। उनकी लिस्ट आपको लाज़ियो की वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोशिश करूँगा मैं भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो वहाँ पे जाके आपने ये सारी चीज़ें जमा करानी है, उनको बोलना है कि मुझे ईज़ी यूपी बनाना है, लाज़ियो डिस्को स्कॉलरशिप के लिए मैं विनर हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपने जाके सबमिट कर देने हैं। तो वो आपका एक जो है काफ वाले ईज़ी बना देंगे, जिसको ईज़ी यूपी बोलते हैं। वो आपको एक रिसिप्ट भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे, वो डायरेक्टली काफ को खुद ही जो है पोर्टल के थ्रू भेज देंगे। तो उसकी डेट है 28 दिसंबर 2023। 28 दिसंबर 2023 से पहले-पहले आपने वो जमा करवाना है। इसमें कोई भी डिले पॉसिबल नहीं है अनलेस अनाउंस नहीं करते। बल्कि आपको जो वीज़ा मिलती है, नहीं मिलती, आप इधर आ पाते हैं, नहीं आ पाते, वो उनका मसला नहीं है। उनकी यही डेट गिवन है, लास्ट ईयर भी यही थी मेरे ख़्याल से, और इसके लिए आप किसी और को नॉमिनेट भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त को बोल दें या फिर किसी रिश्तेदार जो आपका इधर ऑलरेडी है, आप खुद नहीं आ सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है एज़ पर लाज़ियो की वेबसाइट। लाज़ियो डिस्को जो बॉडी है उसकी वेबसाइट, आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें 28 दिसंबर से पहले ये सारी चीज़ें काफ में जाके सबमिट कराएँ। हालाँकि पहले करानी होती हैं, क्योंकि ये फिर फेचिंग में और ये सारी चीज़ें बनने में भी टाइम लगता है, 1 हफ्ता लग जाता है, और अपॉइंटमेंट ये सारी चीज़ें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप दिसंबर तक जाएँ ही ना, नवंबर में ये सारा काम खत्म कर दें। उसके बाद आते हैं, अब कितना अमाउंट मिलेगा, पैसे कितने मिलेंगे? अब ये है, भाई देखो, 2023 और 24 की जो कॉल आई है, उसके टेबल नंबर 6 के मुताबिक, अगर आपका ईज़े जो मैंने अभी डिस्कस किया पिछले जो है एक पार्ट में, कि ईज़े क्या है, वो ईज़े यूपी एक डिक्लेरेशन या इनकम सर्टिफिकेट होता है इटली में। तो अगर आपका ईज़े 13,100 13,153 जो कि है यूरोस से कम है, तो आपको 150% मतलब ज़्यादा मिलेगी अगर आप ऑफ साइट स्टूडेंट हैं। अब 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऑफ साइट, ऐसा स्टूडेंट जो 50 किलोमीटर की दूरी पे रहे, मतलब उससे दूर हो, और उसका जो है मतलब फॉरेनर हो, लेकिन जो आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, किसी भी और कंट्री से हैं एटलीस्ट, नहीं तो आप ऑफ साइट ही कहलाएँगे, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो रोम से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता हो, उसको ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है? कम्यूटर स्टूडेंट वैसा होता है जो एक दायरा होता है 50 किलोमीटर, उसके करीब ही रहे, वो बस से आ जा सकता हो, या मतलब कुछ ऐसा उसका करीबी सीन हो, तो वो कम्यूटर होता है, उसको पैसे कम मिलते हैं, जो तकरीबन 4000 एंड समथिंग मिलते हैं। और जो ऑफ साइड स्टूडेंट होता है, उनकी जो है 7655 मिलते हैं, ठीक है? और जो ऑन साइट स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो करीब रहता हो यूनिवर्सिटी के, तो उसको पैसे मिलते हैं हाफ़। हाफ़ इसलिए कि वो उसको अकोमोडेशन की जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलती, सिर्फ़ स्कॉलरशिप मिलती है, जो अमाउंट होती है स्टाइपेंड जिसको बोल सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट इंक्लूड होती है, आपकी अकोमोडेशन हो गई, आपकी मेंसा वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और अगर आपका ईज़े 13,000 और समथिंग 17,000 के बीच में है, तो आपको 100% मिलेगा, जो कि 100% इनकम 100% फुल जो अमाउंट है वही है। लेकिन अगर आपका 13,000 से भी कम है, आप बहुत ज़्यादा जो है दिखाते हैं कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर आप 13,000 और 17,000 के बीच में आपकी फैमिली ईज़े है, तो आपको 100% मिलेगी, वो 6,656 मिलेगी।
जो ईयरली होती है आपके पूरे ईयर को, लेकिन वो मिलती है इंस्टॉलमेंट में, इस तरह नहीं कि आपको फुल मिलती है। वो सारी कॉल जब आएगी तो मैं बताऊँगा कि किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी वो स्कॉलरशिप और कब-कब होगी, वो सारा इस कॉल में मेंशन होता है। मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि ये कॉल आप खुद भी जो है उसको पढ़ें, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएँगी, ठीक है? और ऑफ साइट स्टूडेंट हैं तो आपको फुल मिलेगी, आप कम्यूटर हैं तो आपको वो तकरीबन 2000 कम मिलेगी, और आप ऑन साइट हैं तो आपको 50% तकरीबन कम मिलेगी, या 50% मतलब 2065, मतलब आपको अकोमोडेशन के पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आपका इसे 17,500 से यूरो से भी ईयरली ज़्यादा है, तो फिर आपको जो है अमाउंट आपको बहुत ही कम मिलेगी, जो कि 50% ऑफ टोटल अमाउंट होगी। 3300 समथिंग होगी। अगर आप कंप्यूटर हैं तो वो उससे भी कम होगी, और आप ऑन साइट हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगी या कम होगी, ठीक है? तो ये सारी अमाउंट्स आपने ध्यान में रखनी है जब आप टोटल इसे बनवाएँ अपना, आपका इनकम सर्टिफ़िकेट हो, जो भी हो, तो उसमें ये इस अमाउंट से कम होगी तो पैसे मिलेंगे। अब ईज़े बनता है, एक उनका एक फ़ॉर्मूला होता है कैलकुलेशन, वो भी कॉल में मेंशन होता है कि किस तरह वो ईज़े बनता है और किस तरह उनकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है? तो ये अमाउंट आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मेरे ख़्याल से 1 यूरो तकरीबन 300 या 320 का है, जो भी ऑफ़िशियल रेट होता है। उसके हिसाब से आपके पास अगर आपके 13,000 यूरो से भी कम है इसे मतलब बनते हैं ये तकरीबन 35 लाख, मेरे ख़्याल से 35 लाख या 40 लाख बनेंगे पाकिस्तानी ईयरली। उससे आपकी इनकम कम है तो आपको मिलेगी 7,000 समथिंग, और 13,000 यूरो, 17,000 यूरो, मतलब आपके 50-60 लाख से ऊपर आप चले गए तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है, लेकिन वैसे कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? और कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस स्कॉलरशिप में? भाई 3 ईयर डिग्री जिसको बैचलर्स बोलते हैं इधर इटली में, जो बैचलर्स में हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मास्टर्स में हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिंगल साइकिल मास्टर है मतलब 1 साल की जो होती है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडवांस आर्टिस्टिक्स वाले कर सकते हैं, रिसर्च वाले डॉक्टरेट जो पीएचडी कर रहे हैं, किसी और जो है बॉडी से ग्रांट वगैरह वगैरह नहीं ले रहे, तो वो कर सकते हैं स्पेशल स्कूल वाले, और जो इधर ही इटली में यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ लाइक एक लाज़ियो रीजन में ही कैसिनो में यूनिवर्सिटी है, वो भाई रोम में आ गया। रोम वाला कहीं वितर्बो चला गया, तो उन्होंने टैक्स वगैरह दी है लेकिन कोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर वो टीसी करवा के आए हैं, तो वो सारे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल जो है बोलोनिया में थे या मिलान में थे, उधर भी आपने स्कॉलरशिप ले ली, फिर इधर आके आप क्लेम करें, तो आपको सिर्फ़ 1 साल की ही मिलेगी, या जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे, उतनी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक मास्टर्स उधर कर ली और पूरी स्कॉलरशिप उठा ली 2 साल, फिर इधर आपने अलग से जो है एडमिशन लेके फिर स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। मतलब जो आपकी रिमेनिंग होगी अमाउंट वही मिलेगी रिमेनिंग ईयर्स के लिए, ठीक है? और वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होने वाले हैं इस साल, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक 50% ग्रेजुएशन अवार्ड भी मिलता है, अगर वो टाइम से अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अगर वो आप 3rd ईयर में हैं, 2 साल आपको हो गए हैं ऑलरेडी, आपके कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, तो कुछ इनके स्पेसिफिक क्रेडिट्स हैं, वो भी मेंशन होंगे कॉल में। उससे ज़्यादा आपके क्रेडिट्स हैं, लेकिन आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने थीसिस वगैरह सबमिट नहीं की, तो वो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको 50% अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है? और अब हम आएँगे कि भाई डेडलाइन्स क्या हैं? जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डेडलाइन। डेडलाइन से आगे-पीछे कोई इधर काम नहीं होता। आपको डेडलाइन अपनी ध्यान में रखनी होती है, डेडलाइन से ऊपर-नीचे गए तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, निल बटा निल। तो ये चीज़ें लाज़मी आपने ध्यान में रखनी है। इसी वीक की जून की स्टार्ट में या 9 जून को मैंने सुना है ये ओपन होगा पोर्टल, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उससे अकाउंट बन जाएगा, और आप फिर अपनी एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जुलाई 20 से पहले-पहले मतलब तकरीबन डेढ़ महीना होगा या 40 दिन 45 डेज़ होंगे, उससे पहले-पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है? जो इटालियन ऑलरेडी इटली में रह रहे हैं उनके लिए ईज़ी है, वो भी 20th जुलाई है, वो उससे पहले जो है उनको बनाना है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर के हैं उनके लिए ये डेडलाइन नहीं है ईज़ी वाली, उनके लिए सिर्फ़ 20 जुलाई है। आपने एप्लीकेशन किसी भी हाल में सबमिट लाज़मी करनी है, ठीक है? एक बार सबमिट लाज़मी करनी है, फिर 26 जुलाई को पब्लिकेशन ऑफ प्रोविज़नल रिज़ल्ट्स आएँगे, आपको बताएँगे कि भाई एलिजिबल है, नहीं है, लेकिन वो इतने
चेंज हो सकते हैं, वो प्रोविज़नल हैं, ठीक है। फिर 27 जुलाई को सेकंड स्टेज ओपनिंग, हाँ, जो लोग जुलाई ही में या जुलाई 20 से पहले सबमिट कर लेंगे, फिर 27 को वो अगेन ओपन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने क्रेडिट्स कम डाल दिए, उसके ज़्यादा हैं, किसी ने इनकम कम डाल दी या गलत डाल दी या ज़्यादा डाल दी, मतलब चेंजेस के लिए ओपन होगा। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चेंजेस के लिए ओपन होगा, रीसबमिशन के लिए नहीं होगा। वही लोग जिन्होंने टाइम से पहले जुलाई 20 से पहले सबमिट की है एप्लीकेशन, सिर्फ़ उनको चांस दिया जाएगा कि वो एडिट कर सकें। वो स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन डाली ही नहीं, तो वो न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी आपने सबमिट की हुई हैं, सिर्फ़ उनको ही आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये आपने गौर में रखनी है बात। ऐसा नहीं कि आप कहें कि भाई 27 को फिर से खुलेगी, सेकंड स्टेज ओपनिंग है, तो वो उनके लिए है सिर्फ़ जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट की थी टाइम से। तो सिर्फ़ वो एडिट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो या नाम वग़ैरह, मतलब कोई मसला हो सकता है, गलती में कोई जल्दबाज़ी में कर लेता है, तो वो एडिट करने का चांस उसको मिलता है। लेकिन आप अगर जो भी स्टूडेंट एडिट के लिए ओपन करेंगे 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपका टाइम है। फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आप ये मेक श्योर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, दोबारा आप एडिट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपने फिर अपलोड करने हैं, फिर आपको पिन वगैरह डालना होता है, फिर प्रॉपर्ली आपको सबमिट करनी होती है। इस तरह नहीं वो डॉक्यूमेंट सारे चले जाते हैं। ठीक है? और सेकंड फेज़ जो है 11th जो है अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा, फिर 14 सितंबर को डेडलाइन फॉर द रेगुलेशन एप्लीकेशन, वो अकोमोडेशन वालों के लिए होती है। आप कौन-सी अकोमोडेशन में जाएँगी, सितंबर में आपको ये चीज़ें फिर पता चलना शुरू हो जाएँगी। 15 सितंबर को आपको पता ले चलेगा कि भाई अकोमोडेशन किस-किस को मिली है, नहीं मिली। क्योंकि 14 सितंबर को तो वो आप फिर जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, एक ऑप्शन आता है कौन-कौन सी अकोमोडेशन में आप प्रेफ़रेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10 या 11 हैं इनकी टोटल, ठीक है? फिर 11th अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आएगा कि भाई आपको फाइनल रिज़ल्ट होगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, आप कौन से जो है कम्यूटर बने हैं, ऑफ साइट हैं, ऑन साइट हैं, क्या हैं, सब आपको पता चल जाएगा। अमाउंट वगैरह सब दिख जाएगी कि 11th अक्टूबर को 2023 में कि क्या-क्या आपको मिल रहा है। ठीक है? और 30th नवंबर डेडलाइन फॉर साइनिंग द लीज़। लीज़ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। अब ये वैसे ऑफ साइट स्टूडेंट के लिए नहीं होता। जो ऑफ साइट सिर्फ़ जो अकेले इधर रह रहे हैं, जिनकी फैमिली इधर है ही नहीं इटली में, कोई भी नहीं है, वो अकेला बंदा है, तो उसके लिए वैसे नहीं होता था। लेकिन इस साल देखेंगे क्या होता है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है? और 28 दिसंबर जो मैंने आपको बताया डेडलाइन फॉर साइनिंग अप ईज़े फॉर नॉन रेज़िडेंट्स इन इटली। स्टूडेंट जो इटली के नहीं है, बाहर से आए हैं, तो उनके लिए ईज़ी यूपी बनाना है 28 दिसंबर को। और ईज़े भी जो है आप टाइम से वो हो जाएगा, खुद ही फेच कर लेंगे, 28 डेडलाइन है। और 9 फरवरी को फिर आपको एनरोलमेंट भी कंप्लीट करनी है। काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, ईज़े भी बना ली, हर चीज़ बना ली, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनकी एनरोलमेंट हो ही नहीं रही, या तो उनके पास डीओवी नहीं है, या तो उनके पास शीमिया वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और क ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, वीज़ा मिसिंग है, कुछ भी जो भी है। तो 9 फरवरी को आपने अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट करनी है, उससे पहले कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मिसिंग था, तो आप टिकट जनरेट करके उनको भेज सकते हैं। और 10th अप्रैल डेडलाइन फॉर द वेइंग द बेनिफिट इंटरनेट डेटा लीज़ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। लीज़ जो है अगर आपने अकोमोडेशन आपको नहीं मिली और आप चाहते हैं कि आपको पूरे पैसे मिले, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा कि मैं लाज़ियो रीजन में कहीं रह रहा हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो मेरे ख़्याल से ऑफ साइड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे जाके नवीन तलरेजा लिखना है। और कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं तो ख़ैर अपलोड करूँगा अपने पेज और यूट्यूब दोनों पे। और उसके अलावा देखते रहना है, क्योंकि मैं इस कॉल को फर्दर डिस्कस करूँगा कुछ दिनों में कि इसमें क्या-क्या और चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और किस तरह आप इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं लाज़ियो रीजन के। लाज़ियो के अलावा अगर आप पादुआ में, वेनेटो में, आप मिलान में हैं, आप बोलोनिया में हैं, कहीं भी हैं, तो ये सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा इसी महीने। कोशिश करके अगर टाइम मिला तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें कि किस तरह आप स्कॉलरशिप पे जो है पढ़ सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। चाओ, चाओ।